वाक़ई तीरा के नॉर्मली एक ही मसले को हम पिकअप करके उसको लेयर बाय लेयर अनफोल्ड करते हैं, उस पर तफसील से बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन आज दो मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे। एक का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से और दूसरे का पाकिस्तान से है। अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दे दी गई है और वो ये कहते हैं कि अगर बाग्राम एयर बेस, जो कि आपको पता है कि इस खित्ते की सबसे बड़ी एयर बेस है, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ है, जो सिर्फ तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है काबुल से, वाखान कॉरिडोर के भी करीब है, और इसके साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दूसरा वाक़या जिस पे हमने बात करनी है वो खैबर तीरा में होने वाला वाक़या है, जिस पर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वहाँ धमाके होते हैं और उससे तकरीबन 25 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट की जा रही हैं। लोकल्स के मुताबिक नंबर ज़्यादा हो सकता है। वो कैसे हुआ, उसकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची और लोकल्स के मुतालबात क्या हैं, तीरा वादी के अंदर जो धरना और एहतजाज हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं ट्रंप साहब के ऊपर। जनरल असम्बली का इजलास होता है, वहाँ पर वो लंबी तकरीर करते हैं, तकरीबन 60 मिनट की, 1 घंटे के करीब, 56 मिनट की, जिसमें वो सबको तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो कहते हैं कि यूएन भी फ़जूल चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है यूएन में बैठ के तकरीरें करने का। यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अमेरिका ने अपने हाथों से कायम किया था उसी को डिमोलिश कर देते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी कॉन जॉब, कोट अन कोट, यानी कि सबसे बड़ा फ्रॉड इंसानी तारीख़ में रिसेंटली जो हुआ है वो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि माहौलियाती तब्दीली होती ही नहीं है। ये फ़जूल बातें हैं सारी जो लोग इस पर बात करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने 7 ऐसी जंगें रुकवाई हैं जब से मैं आया हूँ, जो कि किसी और ने नहीं रुकवाई, और वो रुकनी ही नहीं थी अगर मैं ना होता तो। ठीक है, उसमें एक तो हमारा जिक्र भी था, ज़ाहिर बात है। और इसके साथ साथ वो दीगर इशूज़ पर भी अपनी गुफ्तगू फरमाते हैं, बड़ी इंसाइटफुल जिस तरह से उनकी होती है। लेकिन उससे कुछ रोज़ पहले, जनरल असम्बली के इजलास से पहले, जिस मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की वो बगराम एयरबेस को वापस लेने के हवाले से है। जब वो प्रेसिडेंट बने इस बार, तो काबीना का जो पहला इजलास हुआ उनका, उसमें सबसे अहम इशूज़ में से एक इशू जो उन्होंने डिस्कस किया वो बागराम एयरबेस का था, और उन्होंने कहा कि ये हमें वापस नहीं देनी चाहिए थी। ये चंद महीने पहले की बात है। रिसेंटली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इफ़ अफगानिस्तान डज़ नॉट गिव अस बागराम बैक, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अब ज़ाहिर बात है वो सारी दुनिया को गुड और बैड में ही देखते हैं, इससे ज़्यादा उनकी इंसाइट नज़र नहीं आती गुफ्तगू के अंदर, एटलीस्ट मैनूवरिंग में क्या है वो आप सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी एयरबेस हमें वापस नहीं करोगे तो फिर बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ, और साथ साथ ये भी कहा कि इफ़ दे डोंट डू इट दे विल फाइंड आउट व्हाट आई एम गोना डू, कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या करूँगा। स्कूल बॉय लैंग्वेज हमेशा की तरह यूज़ होती है कि ये नहीं करोगे तो वो कर दूंगा। ठीक है, ये एक प्रेसिडेंट की गुफ्तगू है। और इसके साथ साथ ये कि वो अफ़गानिस्तान को ये बता रहे हैं कि आपकी सरज़मीन के ऊपर जो एयरबेस थी ना, जो आपकी ही ज़मीन के ऊपर थी, जो आपके ही लोगों की प्रॉपर्टी है, जो आपकी ही सॉवरेनिटी का एक क्रूशल पार्ट है, वो दरअसल हमने आपको वापस की है, आपकी तो थी ही नहीं। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं कि जनाब अब गेम क्या है। और अमेरिका को 2021 में ये बेस छोड़ने के बाद पता है कैसे छोड़ी थी उन्होंने? ओवरनाइट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काटी, अफ़गान गवर्नमेंट को इन्फॉर्म तक नहीं किया, और पैकअप किया और गायब हो गए। और दोहा टॉक्स में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। ये बेस तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है काबुल से, जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, और इसके आसपास एक बहुत बड़ी आबादी भी एग्जिस्ट करती है करीब इलाकों में। और साथ साथ ये कि वाखान कॉरिडोर है एक तरफ, ईरान जो है वो वेस्ट में है इसके, ठीक है, चीन जो है वो ईस्ट में है इसके, रशिया जो है वो इसके नॉर्थ में है। लोकेशन चेक करें आप। तो अमेरिका ने ये फ़ील किया, डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ वैसे जो बाइडन पे ब्लेम कर दिया कि बाइडन छोड़ के चला गया इसको, हालांकि दोहा टॉक्स उनकी अपनी हुकूमत के अंडर नेगोशिएट हुई थी। लेकिन अब उन्होंने हमेशा की तरह ब्लेम गेम खेली, उनकी पॉपुलिस्ट यही करता है, सारी चीज़ें करने के बाद वो ज़िम्मेदारी से इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बाकी सब कर रहे थे, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। ना वो कभी अपोलोजाइज़ करेगा, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये सबसे बड़े साइंस होते हैं पॉपुलिस्ट के। ठीक है, तो इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि जो बाइडन ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है उनको बेस वापस करके, और हमने ये वापस लेनी है। अब ये वापस चाहिए क्यों? ये इसीलिए चाहिए कि यहाँ से जो रीजन है चीन का, जिसको XUAR कहते हैं, यानी कि जिनजियांग वीगर ऑटोनोमस रीजन, ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है। पाकिस्तान का बॉर्डर भी इस एरिया के करीब है। 76 किलोमीटर का बॉर्डर अफ़गानिस्तान और चीन शेयर करते हैं। वाखान कॉरिडोर से यहाँ पर गुजरगाह मौजूद है। 2 न्यूक्लियर साइट्स हैं चीन की यहाँ पे। पहली साइट का नाम है लॉपनूर न्यूक्लियर साइट, ठीक है, जो जिनजियांग के पहाड़ों के अंदर है। दूसरी है PLA रॉकेट फोर्स। अब ये एक रॉकेट टेस्टिंग फैसिलिटी है। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो स्टोर किए हुए हैं चीन ने, अंडरग्राउंड एक्टिविटी होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमें बगराम इसीलिए चाहिए कि वहाँ से सिर्फ 1-2 घंटे के फासले के ऊपर चीन के न्यूक्लियर एसिड पड़े हुए हैं, हमें तो कभी ये वापस करनी चाहिए ही नहीं थी।
हमें तो प्रेजेंस यहाँ पर चाहिए थी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिर्फ चीन के न्यूक्लियर हथियार नहीं है, वो है थ्रेट मॉनिटरिंग भी अफ़गानिस्तान के अंदर। चूँकि दाइश खुरासान यानी कि आईसिस के जो है, अमेरिका उसको अब भी एक प्राइम थ्रेट समझता है अपनी यूएस इंटरनेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट, तो इसीलिए वो यहाँ रह के उन पर सर्वेलेंस करना चाहते हैं। नंबर 2, वो जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग चाहते हैं ईरान और चीन के ख़िलाफ़, क्योंकि यहाँ पर जब वो बैठेंगे, एक लंबी सरहद ईरान के साथ है, एक लंबी सरहद तो नहीं लेकिन किसी हद तक एक पैच तो है चीन के साथ भी। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो नारे थे डोनाल्ड ट्रंप के कि हम तो बूट्स ऑन द ग्राउंड्स नहीं लाएंगे, हम तो निकल जाएंगे हर जगह से, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है दुनिया की जंगों में, आइसोलेशनिज्म करेंगे, मोनरो डॉक्ट्रिन वाली बातें करते थे। लेकिन यहाँ पर वो ये भी थ्रेट कर रहे हैं कि हम ताकत का इस्तेमाल भी कर लेंगे अगर हमें बागराम एयरबेस वापस ना की। तो वो ये कहते हैं कि ये वेंटेज पॉइंट है, यानी कि बड़ा बहुत ही ज़्यादा अहम किस्म की यहाँ पर टेरिटरी और ज़मीन है जहाँ पर हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं चीन की। तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको पता होना चाहिए कि इसकी भी एक लंबी तारीख है। ये अमेरिका ने एयरबेस नहीं बनाई थी, सबको मालूम होगा जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये बनाई थी सोवियट्स ने 1950 के अराउंड 50s के अंदर। और सोवियट्स जो हैं वो उस वक्त अफ़गानिस्तान में बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, रूस बहुत इन्फ्लुएंशियल था। तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे रनवेज़ और बहुत बड़ा रकबा यहाँ पर कवर किया इस एयरबेस को बनाने के लिए। अब कहा यह भी जाता है कि B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो भी यहाँ से अमेरिका ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि ये फैसिलिटी बहुत ही हाई वैल्यूड है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। जब तालिबान की हुकूमत गिरी थी तो अफ़गानिस्तान के अंदर जब अमेरिका के हाथ ये बेस लगी तो तालिबान और अलकायदा के बहुत से फ़ाइटर्स को यहाँ पर अमेरिका रखा करता था और बहुत से क्लेम्स ये भी थे कि उन पर ब्रूटल टॉर्चर हुआ करता था इस बेस के एरिया के अराउंड। तो अमेरिका इसको एक ग्लोबल हॉटस्पॉट समझता है और अमेरिका ने ये फ़ील किया है कि शायद हमसे गलती हो गई कि हम कम्प्लीटली पुल आउट कर गए अफ़गानिस्तान से। अब हमारे लिए वो ब्लाइंड स्पॉट बन चुकी है और अमेरिका को ये भी ख़तरा है कि कल को चीन अपने ऑपरेशंस के लिए इस बेस का इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे। तो इसीलिए ये थ्रेटनिंग टोन डोनाल्ड ट्रंप की आपको सुनने को मिली, जिसमें ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी भी छुपी हुई है। और वो ये कहते हैं कोट एंड कोट के तालिबान नीड गुड थिंग्स फ्रॉम अस, कि अच्छी चीज़ें, बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें तालिबान को भी हमसे चाहिए। अब आ जाते हैं कि तालिबान का रिस्पांस क्या हो सकता है। तालिबान का रिस्पांस जनाब फ़िलवक्त जो मीडिया के ऊपर है वो यही है कि हम अपनी टेरिटरी का, अपनी सरज़मीन का 1 इंच भी अमेरिका को नहीं देंगे। वो ये याद करवा रहे हैं अमेरिका को कि दोहा टॉक्स में आपने एग्री किया था कि हमारी सरज़मीन में आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना यहाँ घुसेंगे, ना कब्ज़े करेंगे, ना मिलिट्री फोर्स और जो है वो फ़ौजी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे। और उनके जो डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ़ हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपने आप को बम बांध के उड़ाने को तैयार हैं और फ़िदाईन और जो हमारे सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनको तैयार कर लेंगे अगर आप यहाँ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे अपनी सरज़मीन को, और हम बहुत बड़ा जहाद करने की तैयारी करेंगे अगर अमेरिका यहाँ आने की कोशिश करता है। तो अब बात यह है कि फिर रिस्पांस हो क्या सकता है। पहली चीज़ ये है कि जो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर चीज़ें हैं वो क्या हैं, कि क्या ऐसा हो सकता है कि तालिबान पब्लिक में तो बड़ी जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि एक चीज़ पब्लिक कंजम्पशन के लिए पूरी दुनिया की रियासतें और हुकूमतें करती हैं, और एक चीज़ होती है जो ड्राइंग रूम्स में बैठ के होती है, जो कि असल फ़ैसला साजी होती है। और अमेरिका तक में ऐसे ही होता है। कोई ये समझता है ना कि नहीं हर चीज़ पब्लिसाइज़ होती है, नहीं होती, वो सब का सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है। तो एक पब्लिक अपोजिशन होती है और एक क्वाइट कॉपरेशन होती है। तो क्वाइट कॉपरेशन में क्या चीज़ें इन प्लेस हैं? पहली चीज़ ये है कि अमेरिका ने 9 से 10 अरब डॉलर फ्रीज़ कर रखे हैं अफ़गान तालिबान के, क्योंकि अफ़गान सेंट्रल बैंक के जो एसेट थे उसको फ्रीज़ कर दिया, मुंजमद कर दिया असासों को। तो एक चीज़ जो नेगोशिएट करवाने के लिए तालिबान को बड़ी क्रूशल, बड़ी अहम साबित हो सकती है, वो ये है कि अगर ये जो कैपिटल है, इतने ज़्यादा पैसे मौजूद हैं सेंट्रल बैंक के, अगर ये अमेरिका रिलीज़ करता है जिससे उनके जो रिज़र्व्स हैं उनमें इजाफा हो सकता है, तो शायद तालिबान थोड़ा सा बेंड कर जाएँ। दूसरी चीज़ है प्रिजनर एक्सचेंज, इसके ऊपर भी बात हो रही है कि बहुत से जो कैदी हैं अमेरिका के पास अफ़गानिस्तान के, वो वापस किए जाएँ, बदले में कंसेशन ली जाए। तीसरी चीज़ ये है कि मिनरल्स को लेके भी बहुत सी बातें चल रही हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के एसेंशियल मिनरल्स में अब इंटरेस्टेड है, अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है और मादनियात में बड़ा इंटरेस्टेड है। तो उनको हासिल करने के लिए भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं पैसों के एवज़। और चौथी चीज़ जो थोड़ी सी अनलाइकली है, काफ़ी अनलाइकली है, वो है कंप्लीट रिकग्निशन ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट, यानी कि तालिबान की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अमेरिका रिकग्नाइज़ कर ले कि ये एक कानूनी तौर पर बनाई गई हुकूमत है जिसको लोगों की सपोर्ट हासिल है। जबकि आपको पता है कि अब तक इवन चीन ने और मुल्कों ने जो कोऑपरेट भी कर रहे हैं उन्होंने भी फॉर्मली रिकग्नाइज तालिबान को नहीं किया। अब चैलेंजेस की बात करें तो अगर अफ़गान तालिबान ऐसी कोई बात मानकर बागराम एयरबेस अमेरिका के हवाले कर दें तो लोकल रिस्पांस बहुत बड़ा आ सकता है। तालिबान के अंदर जो फैक्शंस हैं, जैसे कि हक्कानी ग्रुप है, फिर कंधारी ग्रुप है, तो अगर कंधार वाले मान जाएं इस बात के ऊपर, हक्कानीज़ ना माने, रेजिस्टेंस आएगी। आईसिस की तरफ से हमले हो सकते हैं तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़। दूसरा, ख़िते में प्रॉक्सी वॉर में मज़ीद इजाफा हो सकता है।
और चौथा ये कि तालिबान के अपने रैंक्स में से बगावतें हो सकती हैं अगर वो लोग इसको पसंद ना करें तो ये हैं उनके जो ऑड्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट लीक होती है जिसको मीडिया में रिपोर्ट किया गया, उसमें ये बताया गया कि जो नेगोशिएशन जो बातचीत चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है। उसमें कहा जा रहा है कि एक स्मॉल कंटिजेंट होगा, यानी कि एक दस्ता होगा फ़ौज का, लेकिन बहुत बड़ी फ़ौज नहीं होगी, उसको स्टेशन कर दिया जाएगा बगराम के अंदर और कुछ हिस्सों पे अथॉरिटी दे दी जाएगी, यानी कि फुल कंट्रोल नहीं मिलेगा। कुछ जोन्स में अमेरिकी कंटिजेंट्स आके दोबारा बैठ जाएंगे और तालिबान मीडिया को ये बताएंगे कि हमने बेसवाले नहीं की, हमने सिक्योरिटी कॉपरेशन का कोई अग्रीमेंट कर लिया है। तो एक मिडल वे लगता यही है कि ये निकलेगा। उसकी वजह यह है कि इससे सब खुश हो जाएंगे, पब्लिक आउटरीच भी उस तरह से नहीं आ सकता, और साथ कोई ये भी नहीं कहेगा कि आप तो बिक ही गए हैं, आपने अपनी सरज़मीन बेच दी है। क्योंकि अफ़गान इकॉनमी भी रंटियर इकॉनमी रही है पहले दिन से। वो अपने ख़त्े की जो ज़मीन, जो रिसोर्स हैं, उन्हीं को यूटिलाइज़ करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो तो वहाँ हो नहीं सकी। तो ये चीज़ बहुत हाईली लाइकली है कि सर्टन जोन्स में उनको रीस्टेशन कर दिया जाए और उसके एवज़ या तो असासे जो उनके मुंजमद हुए हैं वो बहाल करवा लिए जाएँ, कुछ रिकग्निशन वाले प्रिंसिपल बनवा लिए जाएँ, कुछ मिनरल्स की डील हो जाएँ और कुछ प्रिजनर एक्सचेंज कर लिए जाएँ। ये सारी चीज़ों में अमेरिका जो है वो इस खित्ते में वापस आने में बहुत इंटरेस्टेड होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बगराम की सिक्योरिटी किसके पास होगी, क्योंकि अमेरिकी जब भी आते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड्स हों, हमारे इंटेलिजेंस ऑप्स हों या तमाम रिसोर्सेज हों, उनको सिक्योर भी हम खुद करें, फॉरेन फोर्सेस मत करें। पाकिस्तान के अंदर जो शमसी एयरबेस मुशर्रफ साहब ने अमरीकियों को दी थी, उसकी सिक्योरिटी भी अमरीकी कर रहे थे और पाकिस्तान की फ़ौज को घुसने से मना कर दिया करते थे उस दौर में। शाहिद अजीज़ का और लोगों का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है। तो ये स्टाइल होता है अमेरिकन सिक्योरिटाइजेशन का, जो कि हाईली लाइकली होगा अगर वो वापस आते हैं। पाकिस्तान का रिस्पांस बड़ा स्लिपरी हो सकता है क्योंकि हम बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे उससे। इस पर स्टांस लेना पड़ेगा कोई ऐसा जो कि बैलेंस आउट करे, प्रैग्मेटिज्म से भरा हो। क्योंकि अगर आप खुलकर इसको सेलिब्रेट करेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है, जो बुनियाद परस्त तबका है, राइट विंग तबका है या किसी हद तक नेशनलिस्ट तबका है, वो बहुत प्रेशराइज़ करेगा हुकूमत को, रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को, जो हुक्मरान जमात है उसको, कि ये आपने किस तरह से अफ़गान सरज़मीन की इंक्रोचमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अगर आप उसको खुल के अपोज़ करते हैं तो अमेरिकन पार्टनरशिप आपके साथ एट स्टेक है, और अगर आप इस पे बैलेंस रखते हैं, खामोश रहते हैं, तो चीन की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग किस्म का रिस्पांस आएगा, क्योंकि चाइना तो फील करता है कि यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे हमारे बॉर्डर के करीब आके अमेरिका बैठ रहा है, तो चाइना तो स्ट्रांगली अपोज करेगा। तो पाकिस्तान अगर अपनी आवाज़ नहीं मिलाएगा चीन के साथ, वो भी मसला है। सो पाकिस्तान हैज़ टू ऑर्केस्ट्रेट अ रियली इंटेलिजेंट मैनूवर। पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा देख कर इस पर कोई रिस्पांस देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बेहतरीन पॉलिसी हमेशा की तरह इस बार भी चलाई जाएगी शायद, और वो यही है कि पब्लिक अपोजिशन एंड क्वाइट कॉपरेशन, जो कि अफ़गान तालिबान करेंगे। क्योंकि रियासतें जो होती हैं वो रैशनल एक्टर्स होती हैं, वो आइडियोलॉजिकल एक्टर्स नहीं होती। यानी कि समझा देता हूँ, रियासतें मफाद के पीछे होती हैं, नज़रियात के पीछे नहीं होती। जो भी शख्स समझता है कि कोई रियासत 100% नज़रियाती है, उसने कभी IR नहीं पढ़ा, तारीख़ नहीं पढ़ी, जंगों को नहीं स्टडी किया, और वो ह्यूमन नेचर से भी नावाकिफ़ है। तो इस इशू पे ऑन द फाइनल नोट, हमें अमेरिका की तरफ से ये नज़र आ रहा है कि जो ओपन एंडेड वॉर्स हैं उससे तो अमेरिका हटता जा रहा है, वो खुल के जंगें करने में इंटरेस्ट नहीं है उसको उस तरह का। और साथ साथ ये कि वो यूक्रेन को पैसे दे के मज़ीद लड़वाना नहीं चाह रहा रूस से। लेकिन साथ साथ ये कि वो ग्लोबल पुलिसमैन के रोल से शिफ्ट हो रहा है, और अब नया रोल क्या है, पावर मैनेजर का। यानी कि अब वो ओपन एंडेड वॉर से निकल के ग्रेट पावर कंपटीशन की स्टेज पे दाखिल हो रहा है, कोल्ड वॉर स्टाइल, कि खुद अगर डायरेक्टली इंगेज ना भी करें तो पावर को बैलेंस करने के लिए हर खिते पे कुछ प्रेजेंस रख के लोकल एलिमेंट्स से अपने एनिमीज़ जो कि रूस और चीन हैं उनकी ताकत को तवाज़ुन से न्यूट्रलाइज़ करें, कम करें और डैमेज करें और बर्बाद करें। तो ये एक नई ग्लोबल गेम है अमेरिका की, और अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। इस खित्ते की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो पाकिस्तान में भी मिलिटेंट जो हैं वो मज़ीद प्रोएक्टिव हो सकते हैं इसके नतीजे में। आगे चलते हैं जनाब, दूसरा टॉपिक जो तीरा वैली के हवाले से था, उस पर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पीर की सुबह से पहले धमाकों की आवाज़ें आती हैं खैबर तीरा के अंदर, और बताया ये जाता है ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से कि तालिबान का कंपाउंड था एक, जिसमें धमाका खेज़ मवाद तैयार किया जा रहा था, वो धमाके से तबाह हो जाता है। उसके रिज़ल्ट में 15 मिलिटेंट मरते हैं और 10 सिविलियंस की जान चली जाती है। ये लोकल पुलिस सोर्सेज ने भी कंफर्म किया है। दूसरी जानिब ऐसे भी क्लेम्स हैं ऑन ग्राउंड जिसमें लोकल्स ये कह रहे हैं कि 17 लोग तो एक फैमिली के मरे हैं इस वाक़े के अंदर। फुटेज सर्कुलेट करती हैं कि जनाजे उठा के एहतजाज किया जा रहा है और वहाँ पर धरना दिया गया। सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया कि 10 लाख रुपये तमाम जो मुतासरीन हैं, फ़ी कस जिनकी जान गई है, उनको दिए जाएंगे फैमिलीज़ को। और उसके बावजूद जो मैंने, क्योंकि लोकल प्रेस तो साइट नहीं करनी इस इशू के ऊपर,
क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे इस अखबार के मुताबिक या उस न्यूज़ आउटलेट के मुताबिक, तो वो इसीलिए ठीक नहीं है कि जिस एरिया की बात हो रही है वहाँ सबसे बड़ा मसला ही इंफॉर्मेशन ब्लैक होल का है। अगर ऑन ग्राउंड कोई भी ख़बर को वेरीफाई करने और उसकी तस्दीक करने का मेकनिज़म, तरीक़ाकार ही मौजूद नहीं है, तो मैं कैसे जानूँ क्या सच है क्या नहीं यहाँ बैठ के? मैं ऑनलाइन सोर्स ही चेक करूँगा ना, मौजूद नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस जो कि एक बहुत बड़ा सहाफ़ती इदारा है दुनिया का, उनकी जो रिपोर्टिंग है वो ये बताती है कि कोट एंड कोट कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, एक सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जिन्होंने तकरीर की, अफरीदी साहब कोई उनका नाम है, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे शेलिंग की गई है तैयारों से, लेकिन इसका अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जहाँ तक, तो वो कहीं भी मौजूद इसलिए नहीं है कि ना फॉरेन प्रेस ने इसको कंफर्म किया है, ना लोकल प्रेस ने कंफर्म किया है, ना किसी और सोर्स ने कंफर्म किया इसको। कुछ लोकल सोर्सेज जो कि जिसमें इंडिविजुअल्स हैं वो ये बात क्लेम करते हैं कि ये हमला रियासत की तरफ से हुआ, और रियासत का नैरेटिव ये है, फ़ौज का नैरेटिव ये है, हुकूमत का नैरेटिव ये है, सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का नैरेटिव ये है कि यहाँ तालिबान का कंपाउंड था। लेकिन इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर रहा कि कोलैटरल डैमेज में 10 सिविलियंस की जान गई है, जो नहायत अफसोसनाक है। पश्तून बेल्ट के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, एक्सफाटा के ऊपर रहने वाले दिन रात ये नहीं सोचते कि अगली तनख्वाह कब आएगी, बच्चा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, ये नहीं सोचते अगली गाड़ी कौन सी लेनी है, घर कहाँ बनाना है। वो ये सोचते हैं कि अभी घर से निकल रहे हैं तो ज़िंदा वापस आते हैं या नहीं आते, अभी घर में सो रहे हैं तो सुबह ज़िंदा उठते हैं या नहीं उठते, बच्चा बाहर खेल रहा है कहीं लैंड माइन पर पाँव ना आ जाए उसका। ये कंसर्न्स हैं पश्तून बेल्ट के अंदर जो कि नहायत अफसोसनाक हैं। इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए, और इस जंग में मैं किसी को भी 100% ब्लेम करने की बात इसीलिए नहीं कर सकता कि यहाँ किसी ने कम नहीं की। अगर मैं ये कहूँ कि 100% सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे डेमोलिशन कर दी है, ये भी ठीक नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि 100% वहाँ पे तालिबान ने बर्बादी फेर दी पूरे माशरे की, हिस्टोरिकली इतनी बड़ी चपकलिश हुई है कि हम किसी एक साइड की बात ही नहीं कर सकते। अभी तक यही हो रहा है ना। कोलैटरल डैमेज के अंदर दो ताकतें लड़ रही हैं। एक पाकिस्तान की स्टेट है ऑब्वियसली, जो कि ये जिसका एक स्टांस है कि ये रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हैं तालिबान ने, जो कि मैं भी समझता हूँ दैट वी शुड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय दैम एंड एलिमिनेट दैम। जो भी उनकी दोस्ती की बात करता है वो उससे बड़ा बेहिस आदमी कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक आर्म्ड मिलिशिया है, और मर कौन रहा है? वो आम शहरी मर रहा है। उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हमारी है, उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हमारी है। ये लवाहिकीन जो बैठ कर एहतजाज कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें गारंटी दें, वज़ीर आला भी गारंटी दे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जो लीडरशिप है वो भी गारंटी दे, और यहाँ आकर हमें लिख कर दें कि दोबारा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। मेरा ख़्याल है कि उनके जो मुतालिबात हैं उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। वो लाशें रख कर, वो इतना बड़ा सानहा देख कर बैठे हुए हैं, उनकी दादरसी होनी चाहिए, और उनकी बात करना बहुत अहम है। जो भी लोग इसको मेन स्ट्रीम से वाइप आउट कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी इसीलिए कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा नहीं होता। इससे किसको मौका मिलता है? आपके एनिमीज़ को मौका मिलता है फ़ेक न्यूज़ फैलाने का। अब आप देखें, मैं देख रहा था कि जैसे ही ये वाक़या हुआ, घंटे बाद इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। ये देखो पाकिस्तान की फ़ौज ने क्या किया, हालांकि एसोसिएटेड प्रेस कन्फर्म नहीं